Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students, and how are your family members? Brothers, as you know, we were reading about present indefinite tense, affirmative sentence, and about present indefinite tense, negative sentences. But today we will read about interrogative sentences of present indefinite tense. Let's see the blackboard. अजीज तलबा, हम और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आइए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने हाल गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़माने हाल गैर मुतअय्यन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सवालिया जुमले, इसके बारे में आज जानना है। सबसे पहले तारीफ देखें, इसकी तारीफ क्या है। तो इन जुमलों से यानी सवालिया ज़माने हाल गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले से, तो इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। क्या है? इन जुमलों से यानी ज़माने हाल गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। सवाल का इजहार होता है। जैसे, क्या मैं बाजार जाता हूं? डू आई गो टू मार्केट? डू आई गो टू मार्केट? तो यहाँ पे क्या है? ज़माने हाल गैर मुतअय्यन के सवालिया जुमले का के मुताल्लिक है, यानी इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। जैसे डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूं? तो इससे हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार हो रहा है, यानी क्या मैं बाजार जाता हूं, तो जो जाने का है वो सवाल का इजहार कर रहा है ज़माने हाल में इसके मुताल्लिक। तो कायदा इसके तहत बता रहे हैं। इसके तहत एक कायदा नंबर 1, कायदा 2, कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 4, कायदा नंबर 5, 5 कायदे हैं इसके तहत और हर एक को अलग अलग तफसील से देखना है। आइए सबसे पहले हम कायदा नंबर 1 के बारे में बात करते हैं कि अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू होता है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है कि सवाल 2 तरीके से करते हैं। आप जब सवाल करेंगे तो उसके शुरू में सवालिया लफ्ज़ होगा, जैसे क्या तुमने खाया, या क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो। तो इन जुमलों में देखिए कि क्या लफ्ज़ हर एक सेंटेंस के शुरू में है। लेकिन बाज़ मरतबा क्या अक्सर बल्कि ये होता है कि सवाल का दूसरा तरीका ये है कि जुमले के बीच में सवालिया लफ्ज़ आता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या नाम बीच में आया, तुम क्यों आए हो, तुम कैसे हो, तुमने क्या खाया है। तो इस जैसे अल्फाज जो सवालिया लफ्ज़ यहाँ पे जुमले के बीच में है तो उसका अलग कायदा है, और सवालिया लफ्ज़ जुमले के शुरू में है तो उसका अलग कायदा वही बता रहे हैं। तो इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। कायदा नंबर 1, अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू होता है तो लफ्ज़ क्या का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि ऐसे जुमलों में फाइल के मुताबिक डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट यानी फाइल से पहले करके वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखिए, हाँ, फार्मूला इसका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो डू आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उस क्या लफ्ज़ की अंग्रेजी लेकर के आए हैं, उसके बाद में फाइल को लेकर आए हैं, सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं।
इसी को इस फार्मूले में यानी कायदा नंबर 1 जो ये है वो पूरा इस फार्मूले में बयान कर दिया गया है। एक बार देखिए कायदा नंबर 1, अगर सवालिया जुमला लफ्ज क्या से शुरू होता है तो लफ्ज क्या का तर्जुमा नहीं करते बल्कि ऐसे जुमलों में फाइल के मुताबिक डू या डस का इस्तेमाल सब्जेक्ट यानी फाइल से पहले करके वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि डू का इस्तेमाल हुआ इसमें कि आई यहाँ पे जमा है। और आपने पढ़ा है कि जब फाइल यानी वाहिद हो तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें डज आएगा और अगर जमा हो तो डू आएगा। तो यहाँ पे चूंकि ये फाइल जमा है इसलिए डू आया है तो डू आई को टू मार्केट क्या मैं बाजार जाता हूँ। ये पूरा जो कायदा है कायदा नंबर 1 इसको एक फार्मूले में बयान कर दिया है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आप डू या डज लाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका वाहिद है तो डज पहले लाएंगे, अगर जमा है तो डू लाएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट यानी आप मफऊल का जिक्र करेंगे। आइए अब कायदा नंबर 2 देखते हैं। अगर सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज जैसे क्यों, कहाँ, कब वगैरह आ जाए तो इन अल्फाज में अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और बकिया तरतीब कायदा नंबर 1 के मुताबिक रहेगी। यानी इसमें ये बता रहे हैं कि सवालिया लफ्ज अगर जुमले के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लेकर के आएंगे। बाकी तरीका यही रहेगा कायदा नंबर 1 की तरफ यानी डू या डज लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। आइए इसका फार्मूला देखते हैं कि देखिए व्हाई, हु, व्हेन, वर्ब, वेयर, व्हाट, हाउ, डू, डज है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो कायदा नंबर 2 ये है कि अगर सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज जैसे क्यों, कहाँ, कब वगैरह आ जाए तो इन अल्फाज की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और बकिया तरतीब कायदा नंबर 1 के मुताबिक रहेगी। जैसे तुम कहाँ सोते हो तो देखिए वेयर आया है, कहाँ का ये कहाँ जो है इसकी अंग्रेजी लाए हैं पहले ये। उसके बाद में कायदा नंबर 1 के मुताबिक यानी डू या डज आप लेकर के आएंगे फाइल के हिसाब से, उसके बाद में फाइल लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो इसी को यहाँ बयान कर दिया व्हाई है, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। ये क्या है सवालिया अल्फाज हैं आपके बीच में आने वाले उनको लाना होगा। उसके बाद में आप डू या डज लाएंगे सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। सब्जेक्ट अगर वाहिद है तो डज ले आएंगे और अगर जमा है तो डू लाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जाएगा। तो ये कायदा नंबर 2 की बात हुई। कायदा नंबर 3 में अगर सवालिया जुमला मनफी भी है यानी ये कह रहे हैं कि सवालिया जुमला में नहीं भी है, अगर मनफी है तो सब्जेक्ट यानी फाइल और वर्ब यानी फेल के दरमियान में नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। आपको मालूम है कि मनफी में नहीं के लिए नॉट लाते हैं तो अब सवाल ये होता है कि नॉट को कहाँ लाएंगे, आया फाइल से पहले लाएंगे या बाद में लाएंगे या वर्ब के बाद में लाएंगे या पहले लाएंगे। उसी का तस्करा इन्होंने किया है। अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो सब्जेक्ट यानी फाइल और वर्ब यानी फेल के दरमियान में नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। जैसे डू यू नॉट प्ले, अब यहाँ देखिए नॉट का जिक्र इन्होंने सब्जेक्ट के बाद और वर्ब यानी फेल से पहले किया है। तो डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। अब कायदा नंबर 4 में बता रहे हैं हु, WHO, हु माने कौन। तो के फौरन बाद वर्ब यानी फेल का इस्तेमाल होता है यानी हु के साथ डू या डज का नहीं होता। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि दीगर के साथ में फाइल सब्जेक्ट अगर क्या हो, सब्जेक्ट अगर हु के अलावा कोई और हो तो वहां पे डू या डज लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बल्कि सब्जेक्ट के साथ में हु जब भी सब्जेक्ट हो तो इसके साथ डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आप इस मिसाल से बखूबी जान सकते हैं हु टीच्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे हु डज टीच होना चाहिए लेकिन डज का जिक्र नहीं आया बल्कि हु आया। तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका इस्तेमाल करके आपको ये बताया तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच्स यू। यानी कायदा है कि हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। हु के फौरन बाद वर्ब यानी फाइल के साथ इस्तेमाल होता है, वर्ब यानी फेल का इस्तेमाल होता है और हु के साथ डू या डज नहीं आता है। जैसे हु टीच्स यू, असल में होना चाहिए था हु डज
پورا غلط ہو جائے گا، اس لیے اس کا لگنا بہت ضروری ہے۔ آئیے اب اپنی کتاب میں دیکھیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز، سوالیہ جملے، مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ کیا میں بازار جاتا ہوں؟ ڈو آئی گو ٹو مارکیٹ؟ کیا وہ لڑکا تمہیں نہیں پیٹتا ہے؟ ڈز دیٹ بوائے ناٹ بیٹ یو؟ کیا تم نہیں کھیلتے ہو؟ ڈو یو ناٹ پلے؟ تم کہاں سوتے ہو؟ ویئر ڈو یو سلیپ؟ وہ آج گانا کیوں گاتی ہے؟ وائی ڈز شی سنگ اے سانگ ٹوڈے؟ ہم مضمون کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ وائی ڈو وی ناٹ رائٹ این ایسے؟ تم کسے پڑھاتے ہو؟ whom do you teach؟ تم کس کی کتاب پڑھتے ہو؟ whose book do you read؟ تمہیں کون پڑھاتا ہے؟ who teaches you؟ تم کون سا پھل زیادہ پسند کرتے ہو؟ which fruit do you like most؟ اب تعریف ان جملوں سے، یعنی اوپر ابھی جو آپ نے جملے پڑھے ہیں، یعنی پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز کے، یعنی زمانہ حال غیر متعین سوالیہ جملے جو پڑھے ہیں انہی کے بارے میں تعریف کراتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جملوں سے زمانہ حال میں کسی کام کے متعلق سوال کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 1 بیان کر رہے ہیں، اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے جملوں میں سبجیکٹ کے مطابق ڈو یا ڈز کا استعمال اور سبجیکٹ سے پہلے کر کے ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہاں فارمولہ میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ جیسے کیوں، کہاں، کب وغیرہ آ جائے تو ان الفاظ کی انگریزی سب سے پہلے لکھتے ہیں اور بقیہ ترتیب قاعدہ نمبر 1 کے مطابق ہوگی، جیسے آپ کو فارمولہ یہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں قاعدہ نمبر 3 اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو سبجیکٹ اور ورب کے درمیان میں نہیں کے لیے ناٹ لگاتے ہیں، جیسے آپ نے یہاں لکھا ڈو یو ناٹ پلے، یہاں ناٹ کو سبجیکٹ اور ورب کے بیچ میں لگایا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہو کے فوراً بعد ورب کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ہو کے ساتھ ڈو یا ڈز نہیں آتا، جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہو ٹیچ سی، تمہیں کون پڑھاتا ہے، ہو کے بعد ڈو یا ڈز نہیں آیا ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 5 ان جملوں میں ڈو یا ڈز کا استعمال فعل معاون کی طرح ہوتا ہے، فعل معاون کی طرح ہوتا ہے، اور قاعدہ نمبر 6 سوالیہ جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان ضرور لگاتے ہیں۔ اب آپ کو ایکسرسائز نمبر 25 بنا کر کے لانا ہے، انگریزی میں ترجمہ کیجئے۔ کیا وہ خط پڑھتی ہے؟ کیا تم ہاکی کھیلتے ہو؟ کیا تمہاری بہن ناچتی ہے؟ کیا تم پانی پیتے ہو؟ کیا وہ شور مچاتی ہیں؟ وہ اخبار کب پڑھتا ہے؟ میں چائے کیوں پیتا ہوں؟ یہ لڑکا اسکول سے کب آتا ہے؟ شام کے وقت رضیہ کہاں جاتی ہے؟ تمہارا بھائی رات کو کہاں جاتا ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ کا یہ مکمل ہوا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ اب ہم پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایکسرسائز کے چیک کرنے کے بعد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔